सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। जो 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग का डिस्कशन होगा। देखिए, अगर इसको हम लोग स्टार्ट से अगर प्रियम्बल इसका रीड आउट करें तो प्रियम्बल इसका सिंपली यही कहता है, दिस एक्ट केम फॉर द पर्पस टू टर्मिनेट सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये पर्टिकुलर एक्ट कुछ सर्टेन मेडिकल प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए बना है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि आपके नंबर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी में 2 सब क्लॉज डी में जो डिफाइन है उसको हम लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बोलते हैं, जो सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकली कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये जो सिंपल और क्लियर दे रखी है हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट में। अब देखिए, जो समझने वाली चीज है, गुड आफ्टरनून राजेंद्र जी, जो समझने वाली चीज है वो है आपका, अगर हम समझने इस पे आए तो जस्ट अ सेकेंड, देखिए जो इसमें बात कर रहा है सेक्शन नंबर 3, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो देखिए इसमें, और हम एट द एंड इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 से, कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं नए पुराने एक्ट से नए एक्ट में। तो देखिए, अगर हम पहले सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 बात करता है कि अगर 20 वीक्स, अगर कोई भी जो कि विमेन है, जो प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड अप टू 20 वीक्स है, मतलब कि 20 हफ्ते तक, अप टू 20 वीक्स है उसकी प्रेगनेंसी का टाइम, और शी वांट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, उसको अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, तो उस केस में विद द अप्रूवल ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का उस पे अप्रूवल लगेगा, और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अपनी डिस्क्रिप्शन से अप्रूवल नहीं देगा, उसके लिए भी जो सफिशिएंट रीजन है जिसके लिए उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अभी हम लोग वो चीज भी डिस्कस करेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई, अप टू 20 वीक्स के लिए वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल लगेगा। अगर हम लोग इससे आगे चलें तो इन द केस ऑफ 20 to 24 वीक्स, अगर जो पर्टिकुलर विमेन है उसकी प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन 20 से 24 वीक्स तक का है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अप्रूवल ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अगर हम इसको इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट से भी देखें, ये जो पर्टिकुलर आपका अमेंडमेंट एक्ट है, अगर हम लोग इससे भी देखें तो इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है दैट वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, such medical practitioner, and where the length of the pregnancy exceed 20 but does not exceed 24 weeks, of such rules as may be prescribed not less than 2 registered medical practitioners। तो जब आपकी एक कोई भी विमेन है जिसकी 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, तो वन
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और 20 से 24 वीक्स तक की है तो 2। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अगर हम इससे आगे मूव करें कि ये चीज तो क्लियर है, बट अगर इसमें जस्ट अ सेकेंड, किस किस ग्राउंड्स पे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपना अप्रूवल देंगे, वो भी इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो पहला ग्राउंड कौन सा है? पहले तो उनको गुड फेथ में ये लगता है कि आइदर फॉर द चाइल्ड और फॉर द विमेन जो कि प्रेग्नेंट विमेन है, आइदर फॉर द चाइल्ड और फॉर द विमेन, अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करते हैं तो इट विल कॉज फिजिकल और मेंटल इंजरी आइदर टू द चाइल्ड और टू द विमेन। या तो वो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी या तो उस होने वाले बच्चे के लिए फिजिकल या मेंटल हार्म कॉज करेगी, या फिर वो उस विमेन जो कि प्रेग्नेंट है उसके मेंटल और फिजिकल हार्म कॉज करेगी अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करा, जिसका टाइम ड्यूरेशन अप टू 20 वीक्स है और 20 टू 24 वीक्स है। यहां पे 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और यहां पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की अप्रूवल लगेगी, जो अप्रूवल देंगे जब उनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि इनकी फिजिकल और मेंटल इंजरी इनको कॉज हो सकती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर इससे आगे हम लोग मूव ऑन करें तो इसमें अगर हम देखें कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि अब उनको कब लगेगा कि ये पर्टिकुलर प्रेगनेंसी उनको फिजिकल या मेंटल जो हार्म है वो कॉज कर रही है, तो उसके लिए अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन 1 को देखें, इसमें सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में क्लियरली लिखा हुआ है, जिस केस में अप टू 20 वीक्स अप टू 20 वीक्स की जहां पर प्रेगनेंसी हो रही है, उस केस में अगर एक 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह लग रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो कपल थे उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, जिसकी वजह से द विमेन बिकेम प्रेग्नेंट व्हाट शी डोंट वांट टू बिकम। वो प्रेग्नेंट हो गई जो वो नहीं होना चाहती थी, उस वजह से ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है, जो एक्सप्लेनेशन 1 में भी लिखा है, दैट इट विल कॉज अ मेंटल इंजरी टू दैट पर्टिकुलर विमेन। वो प्रेगनेंसी उस पर्टिकुलर विमेन को मेंटल इंजरी कॉज करेगी, मेंटल इंजरी कॉज करेगी। और अगर इस चीज को हम लोग बेयर एक्ट में भी देखेंगे तो बेयर एक्ट में भी एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए वेयर एनी प्रेगनेंसी कॉज रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस of our partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy, the anguish caused by such pregnancy may be presumed that it caused grave injury to the mental health to the pregnant women। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया है और उस पर्टिकुलर विमेन की प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स तक है, तो उस केस में वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, क्या इश्यू हो रहा है? अब अगर क्लियर ना है तो प्लीज लेट अस नो। शान गौर जी, अगर अब क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट अस नो। तो देखिए अब क्या है, अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो उस केस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यह लगता है कि उस केस में वो टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको जो पर्टिकुलर वुमेन है उनको मेंटल इंजरी कॉज करेगा। ये आपका दे रखा है एक्सप्लेनेशन 1 के, इस पर्टिकुलर एक्ट के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज में। अब अगर इससे हम लोग और आगे बढ़े तो जस्ट अ सेकेंड,
दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया जब विमेन की प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करा लेता हूं। वीडियो अगर थोड़ा ब्लर हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको दिखा लेता हूं। एक बार चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स कह रहे हैं थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड, अब कोई इशू नहीं होगा, वो एक बार चेक कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट मेरा क्या था, अभी हमने अप टू 20 वीक्स तक तो क्लियर हमने देख लिया। अगर इससे आगे बढ़े सेकंड कंडीशन में बिटवीन 20 टू 24 वीक्स के 20 और 24 वीक्स के टाइम ड्यूरेशन में अगर विमेन वांट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, तो उस केस में क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड। तो उस केस में आपकी जो अप्रूवल लगेगा वो लगेगा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन है दैट इज एक्सीडेड बियॉन्ड 20 वीक्स। वो 20 वीक्स के पीरियड से ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बियॉन्ड हो गया है। उस केस में आपके 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अप्रूवल लगेगा। तो अगर इस केस में देखें, अब 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को गुड फेथ में कब लगेगा कि यस वी कैन गिव द अप्रूवल टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, कि हां हम लोग कब उन पर्टिकुलर विमेन को उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसके लिए जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए आप एक बार देखिए एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसमें क्लियरली लिखा है कि अगर इफ दैट पर्टिकुलर विमेन इज अ विक्टिम ऑफ रेप, अगर वो पर्टिकुलर विमेन रेप की विक्टिम है, तो उस केस में इट विल अमाउंट टू कॉज हर अ मेंटल इंजरी, और उस केस में अगर उनको मेंटल इंजरी होगी तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अपना अप्रूवल दे देंगे इफ दैट पर्टिकुलर, अगर वो प्रेगनेंसी बिटवीन 20 टू 24 वीक्स की होगी। देखिए अब अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 देखें, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, इसमें क्लॉज ए भी आ रहा है और क्लॉज बी भी आ रहा है। दैट मीन अगर 20 वीक्स तक की भी है और 20 से 24 वीक्स तक की भी है, वेयर एनी प्रेगनेंसी इज अलीज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन टू बी कॉज्ड बाय रेप, the anguish caused by the pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of that particular woman। उस केस में अगर उनकी पर्टिकुलर वुमेन की she became a victim of rape, तो उसमें ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा that it caused a grave injury। तो अभी हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि एक तो 20 वीक्स अप टू 20 वीक्स और सेकंड 20 टू 24 वीक्स। 20 वीक्स में 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड 20 टू 24 वीक्स में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट लगेगी, जिनको गुड फेथ में लगता है कि अगर वो विमेन है उनका कोई कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो फेल कर गया है और शी इज अ विक्टिम ऑफ रेप। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन अराइज हुआ है, व्हाट if the woman wants to terminate her pregnancy which is beyond the period of 24 weeks, beyond 24 weeks, अगर उनकी प्रेगनेंसी 24 वीक से एक्सीड कर गई है एंड इवन देन शी वांट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, तो उस केस में बिकॉज जैसे जैसे कंसेप्शन का टाइम पीरियड बढ़ता है इट विल लीड टू कॉज इंजरी। अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ने के बाद अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपकी हेल्थ पर भी एज वेल एज जो होने वाला जो आपका जो भी पर्टिकुलर चाइल्ड है उसकी हेल्थ पर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अब इस वजह से अगर बियॉन्ड 24 वीक्स कराना है तो उसमें आपकी मेडिकल बोर्ड, जो आपकी स्टेट मेडिकल बोर्ड होते हैं, उनकी
कंसेंट लगेगी, डेट मीन्स उनका अप्रूवल लगेगा, जिसमें कि एटलीस्ट 4 पर्सन अगर हम देखें क्लियरली, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 3 के क्लॉज 2D में दैट मेडिकल बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन। तो 4 पर्सन कौन कौन होंगे? वन आपका होगा गायनोकोलॉजिस्ट, जस्ट अ सेकेंड, गायनोकोलॉजिस्ट, सेकंड पेडिट्रिशियन, थर्ड रेडियोलॉजिस्ट, एंड फोर्थ सोनोलॉजिस्ट। ये 4 पर्सन जो हैं इनका एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसमें कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन आपके 2D में लिखा हुआ है दैट दे विल when they will give their approval, only then, केवल उसी के बाद जब वो अपना अप्रूवल देंगे, the persons who are the members of the medical board, even then, only after then, the women can terminate her pregnancy which is beyond 24 weeks, जो कि 24 वीक से एक्सीड कर गई है उस केस में। ये 3 चीजें हम लोग की क्लियर हो गई। अब 3 चीजें हम लोगों ने कौन कौन सी देखी, उसमें अप टू 20 वीक्स, 20 to 24 वीक्स एंड बियॉन्ड 24 वीक्स, जो कि आपके सेक्शन 3 में प्रॉपरली मेंशन दे रखा है। अगर हम इससे आगे मूव करें तो देखिए, जहां तक कि एक और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो क्लॉज बात करता है वो आपका बात करता है क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो क्लॉज 4 ये कह रहा है कि टर्मिनेशन of pregnancy with the consent of that women। अगर आप देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर क्योंकि जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो कंसीव होता है वुमेन के वूब में, तो ऑटोमेटिकली अगर इफ यू वांट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन तो आपको वुमेन की कंसेंट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर एक्ट विल बी मिसयूज्ड। ये पर्टिकुलर एक्ट की जो इंटेंशन है वो मिसयूज होने लगेगी। इस वजह से आपको वुमेन की कंसेंट लेना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 में। और इफ इन एक्सेप्शनल केसेस अगर वो विमेन मेंटली इल है, देन गार्जियंस। अगर वो विमेन मेंटली इल और 18 ईयर से लेस है, उनकी एज जो है वो 18 ईयर से लेस है, तो उस केस में आपकी गार्जियन की कंसेंट लगेगी। ये आपका लिखा है सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 4 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा सेक्शन 3 बिकॉज इसमें ही 2021 में अमेंडमेंट हुए थे, जिसको अभी मैं बताऊंगा कि कंपैरिजन करके बिटवीन 1971 में एंड 2021 में। चलिए, अगर अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करें तो देखिए, जस्ट अ सेकंड, देखिए अब देखिए क्लॉज 4 में आपका बात कर रहा है नो प्रेगनेंसी वुमेन एक्सेप्ट विद द permission or with the consent of that woman, and if she is mentally ill or below the age of 18 तो with the consent of her guardians। ये बात कर रहा है, ये इसमें ज्यादा कोई टेक्निकलिटी कुछ है नहीं। अगर हम आगे बात करें तो जो इसका सेक्शन नंबर 4 बात करता है वो सिंपली इतनी कहता है, इसमें को समझने वाली ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, बस इतनी बात करता है कि अगर आपको कोई भी इफ यू वांट टू टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी, अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही टर्मिनेट होगी। ये बात करता है इतनी सी बस सेक्शन 4, और इसमें कुछ नहीं है। अब जो एक और सेक्शन है वो आपका बात करता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 सिंपली ये कहता है, इसका सबसे ज्यादा एसेंशियल जो पर्टिकुलर लाइन है वो ये कह रहा है नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर उस केस में गुड फेथ में लग रहा है
जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि इनकी इर्रेस्पेक्टिव कि वो सेक्शन 3 में एप्लीकेबल हो रहा है या सेक्शन 4 में हो रहा है। डेट मींस अगर उनकी प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स भी जा चुकी है और अगर सेक्शन 4 का जो रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं हो पा रही है मेडिकल जो उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन, तो उस केस में भी अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ विमेन की जो लाइफ है उसको सेव करने के लिए पर्टिकुलर और गुड फेथ में लग रहा है, तो उस केस में आपका इफ अ माइनर डजंट गिव कंसेंट, तो शेफाली जी अगर माइनर कंसेंट नहीं देता है इन डेट केस, बिकॉज एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो है वो माइनर की कंसेंट एज अ फिलियस नलिस मानी जाती है, तो इसमें अगर वो माइनर अपनी कंसेंट नहीं भी दे रहा है और गार्जियन अपनी कंसेंट दे रहा है, तो उस केस में यह माना जाता है दैट गार्जियन इज द मोस्ट फिट पर्सन टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। जो गार्जियन है वो ज्यादा आपका जो मैच्योर पर्सन है माइनर के अपार्ट, माइनर से ज्यादा, बिकॉज जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको मेंटली मैच्योर नहीं माना जाता। तो अगर मान लीजिए ये एक टाइप का हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर माइनर अपनी जगह सही है और वो मेंटली मैच्योर भी है, बट वी हैव टू रन अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अगर उसमें जो लॉ बात कर रहा है उसमें कह रहा है कि अगर गार्जियन की कंसेंट होगी तो कोर्ट ऑफ लॉ हो जो भी आपका फॉलो करेगा वो प्राइमा फेसिली जो प्राइमरली गार्जियन की कंसेंट को ज्यादा वेटेज देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आइदर माइनर इज राइट और द गार्जियन इज रॉन्ग बिकॉज द लॉ सेड सो। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रीजन। अब अगर इसमें हम लोग आगे बढ़े तो विमेन की जो आपकी गुड फेथ में बात कर रहे हैं, तो अगर गुड फेथ में जो भी मेडिकल प्रेगनेंसी है उनका पीरियड इररेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड वो टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको, देखिए रीजन क्या है, नेसेसरी इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट विमेन, नेसेसरी होना चाहिए उस विमेन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक सेक्शन ये हो गया। एंड द अदर एंड द लास्ट most important section of this particular act is section number 5A। section 5A जो आपकी बात करता है वो कह रहा है that this just a second, section 5A आपकी इतनी बात करता है और ये इनका पनिशमेंट भी एनहेंस कर दिया है that if the registered medical practitioner is asking the name फ्रॉम दी पर्टिकुलर विमेन जो कि आपकी मैरिड भी हो सकती है और अनमैरिड भी हो सकती है, जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा कि 1971 से अब तक क्या चेंजेस आए हैं, तो उसको अगर वो पर्टिकुलर जो पर्सन है इफ देखिए लिखा है शेल रिवील, वो उस पर्टिकुलर विमेन का नेम जो है वो रिवील नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। एंड इफ ही इज ब्रीचिंग, अगर वो ब्रीच कर रहा है दिस पर्टिकुलर रूल दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगा उसको भी एनहेंस कर दिया गया है आफ्टर 24 सितंबर 2021, जिसका पनिशमेंट है आपका एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, कम से कम 1 साल की पनिशमेंट उसको मिलेगी। और एक अगर और हम लोग बात करें क्लॉज की, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके सेक्शन नंबर 5 में सब क्लॉज 2 भी एक बार देख लेते हैं, ये भी थोड़ा पूछ सकते हैं अगर एग्जाम्स में, तो देखिए सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इसमें सिंपली ये कह रहा है कि अगर, क्योंकि ये एक्ट परमिट करता है ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मेडिकल टर्मिनेशन कर रहा है देन ही इज ऑल्सो लायबल फॉर पनिशमेंट, जो कि आपका नॉट लेस देन 2 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। 7 ईयर्स 2 साल से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है उस पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। और रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन हम लोग कहां देखते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आपके सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज डी में देखते हैं। इसमें ओनली दैट पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इतनी बात है। अब अगर हम इससे आगे मूव करें तो इसका लास्ट जो पोर्शन बचता है वो है आपका कंपैरिजन। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद 1971 के एक्ट से, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, तो अब MTP एक्ट 1971 एंड MTP
अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंसेस हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंसेस ओनली। 3 डिफरेंस है जिन्होंने इसको इस एक्ट में जो भी लैप्स या लेक्यूनास थे वो इस एक्ट ने इंप्रूव करें। अब वो 3 डिफरेंसेस अगर हम देखें तो 3 डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस सबसे ज्यादा जो अभी सेक्शन 5A में हमने पढ़ा है दैट इज रिगार्डिंग द पनिशमेंट। इसमें जो आपकी इफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नाम रिवील कर रहा है जैसे कि 5A में पढ़ा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट मिलती थी 1000 रुपए का फाइन। जस्ट अ सेकेंड, 1000 रुपए का फाइन उसको मिला जाता था, इससे ज्यादा उसकी कोई पनिशमेंट नहीं थी इस पर्टिकुलर 1971 वाले एक्ट में। और अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट में देखें सेक्शन 5A में देन 1 ईयर और फाइन और बोथ, 1 ईयर और फाइन और बोथ। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस जो बेसिक डिफरेंस है वो है आपका इट कंसिस्ट ओनली मैरिड विमेन, ओनली मैरिड विमेन। अभी इस पे जो जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डिलीवर किया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट कंसिस्ट बोथ मैरिड एंड अनमैरिड विमेन। तो ये जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन की बात करता था और ये जो आपका एक्ट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड विमेन की बात करता था। और इसमें कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 बेसिक और एक और अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो पीरियड ऑफ टर्मिनेशन है उसको भी एनहेंस कर दिया गया है जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, थर्ड जो इसमें था अप टू 12 वीक्स, अप टू 20 वीक्स। तो 12 वीक्स में 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और 20 वीक्स में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बट इन दिस न्यू एक्ट अप टू 20 वीक्स एंड बिटवीन 20 to 24 वीक्स। 1 जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस जो फाइन का एनहेंसमेंट हुआ है, पहले था ओनली 1000 रुपीज, सेकंड में था 1 ईयर प्लस फाइन और बोथ। दूसरा डिफरेंस इट कंसिस्ट ओल्ड एक्ट कंसिस्ट ओनली मैरिड वुमेन, सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन ही इंक्लूड करता था ओल्ड एक्ट, और नया एक्ट बोथ मैरिड एज वेल एज अनमैरिड विमेन। और थर्ड डिफरेंस जो है वो है आपका ये जो पुराना एक्ट है वो 12 वीक से 20 वीक्स तक ही इंक्लूड करता था, लेकिन जो आपका नया वीक है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 20 वीक्स टू 24 वीक्स तक भी एनहेंस कर दिया गया है। तो दिस इज द 3 बेसिक डिफरेंसेस। अब इस पर्टिकुलर एक्ट का जो लास्ट आपका जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका केस लॉ विच इज मिसेस एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ GNCTD गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2023 का जजमेंट है ये। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द बेंच विच प्रिसाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर, उन्होंने ये बोला था डेट इट कंसिस्ट दिस एक्ट दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है आपका 2021 है, इसमें आपका
अनमैरिड वीमेन को भी हैज अ सेम राइट टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ हर एज, अगर वो माइनर नहीं है तो उस केस में। एंड उन्होंने सेकंड बात बोली थी दैट अ पर्सन इफ ही रिवील्स और आस्क द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वीमेन हु वांट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पर्टिकुलर वीमेन से पूछता है कि अगर वो अपनी मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो that he would be liable for severe to severe punishment, उसको पनिशमेंट के लिए सीवियर से सीवियर लायबल किया जाएगा। ये इस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया है। तो आज जो हम लोग का ये डिस्कशन हुआ है ये इस पर्टिकुलर पूरे एक्ट पे हुआ है विद डिफरेंशिएशन बिटवीन 1971 का जो एक्ट है टुगेदर विद दिस पर्टिकुलर केस लॉ, क्योंकि ये एक्ट जो आपके जुडिशरी के आने वाले एग्जाम पे लाइक उत्तराखंड जुडिशरी फॉर दिल्ली जुडिशरी जहां पे लीगल जीके पूछी जाती है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्ट। तो आज जो हम लोगों ने क्लास ली है उसमें ये डिस्कस किया, बाकी हम लोग डेली के डेली बेसिस पे नए केस लॉ के साथ या नए जो भी एक्ट हैं उसके साथ हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।